नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। मास्क नहीं पहनने वालों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही। 163 लोगों से 20,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। मास्क नहीं पहनने वालों को पकड़कर भेजा गया अस्थायी जेल। 50 लोगों को पकड़कर भेजा गया अस्थायी जेल। नगर के सर्किट हाउस में संचालित सुमित बाजार में प्रशासन ने की कार्यवाही। कोविड नियमों का पालन न होता देख की गई कार्यवाही। प्रथम चेतावनी के साथ काटा 10,000 का चालान। दोबारा नहीं दिखा नियमों का पालन तो दुकान करेंगी सील। मोक्षधाम में अज्ञात व्यक्ति का शव जलता देख गांव में सनसनी। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। कहानी करने वालों ने दी कोटवार को जानकारी। उप सरपंच ने कहा हत्या कर शव को जलाया गया। एडिशनल एसपी ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अब सख्त हो गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित अन्य जिलों में मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्यवाही की खबरों के बाद इसका नजारा बालाघाट नगर मुख्यालय में भी देखने को मिला, जहां मास्क नहीं पहनने वालों के चालान बनाते हुए जुर्माना वसूला गया, जबकि लोगों को अस्थायी जेल में भी भेजा जा रहा है। सोमवार को लगभग 50 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। प्रदेश में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए जहां एक और राज्य सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती के साथ मास्क अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया है, तो वहीं जिला स्तर पर भी जिला प्रशासन को कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बीते दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक ली थी, जिसके बाद संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद भोपाल सहित प्रदेश और अन्य जिलों में राजस्व और पुलिस विभाग के द्वारा सख्ती के साथ मास्क न पहनने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए न केवल उनके चालान काटे गए बल्कि उन्हें अस्थायी जेल भी भेजा गया। अस्थायी जेल का नाम सुनते ही हड़कंप की स्थिति भी देखी गई। 23 नवंबर को कुछ ऐसा ही नजारा बालाघाट नगर मुख्यालय में भी देखा गया। हालांकि यहाँ अन्य जिलों की तरह 10 घंटे नहीं अपितु 2 घंटे की अस्थायी जेल आम लोगों को दी गई, लेकिन कार्यवाही के दौरान नगर मुख्यालय में भी जमकर हड़कंप की स्थिति नजर आई। फोटो मार लो। चलो फटाफट बैठो फटाफट। चलो। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर राजस्व, पुलिस और नगरीय निकाय की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में 23 नवंबर को नगरीय क्षेत्र बालाघाट में एसडीएम आयुषी जैन के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और नगरपालिका की टीम ने बगैर मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर घूमने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के साथ साथ 100 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया। नगरीय क्षेत्र बालाघाट के अंबेडकर चौक, कालीपुतली चौक पर 23 नवंबर को बगैर मास्क के घूमने वालों और निजी वाहनों में सवार यात्रियों पर कार्यवाही की गई। मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को 2 घंटे की अवधि के लिए प्रतिबंधित करके रखा गया और उन पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अरे बच्चे जैसा है, उठा के बिठा दो उसको, उठा के बिठा दो। शाबाश। उठा के बिठा दो। अरे ये दो थे ना, दोनों साथ में थे। चाबी सब साथ में ही रखना। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि शाम 5 बजे तक अंबेडकर चौक और कालीपुतली चौक पर बगैर मास्क के पाए गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों को 2 घंटे की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया गया और 163 लोगों से 20,500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।
कार्यवाही को लेकर एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी ने बताया कि लगातार जिला और पुलिस प्रशासन के द्वारा आम नागरिकों को जागरूक करते हुए मास्क पहनने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन आम नागरिक अपनी सुरक्षा के प्रति गैर जिम्मेदार दिखाई दे रहा है, जिसके बाद आज प्रशासन और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। ये लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज बालाघाट शहर में भी मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें उनके विरुद्ध फाइन और प्रिवेंटिव एक्शन के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा जा रहा है कि हमें कोरोना के साथ जीते हुए एक लंबा वक्त हो चुका है, फिर भी लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश दें? बिल्कुल सही बात है, चूँकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वापस जो सेकंड फेज़ चल रहा है, वापस एक लहर के साथ कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता नहीं है, इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है और मास्क चूँकि पहनना अनिवार्य है। मास्क हम स्वयं की सुरक्षा और जो सामने दूसरा व्यक्ति है उसकी भी सुरक्षा है इसमें। तो मेरी सभी से अपील है कि इस मास्क अनिवार्य रूप से पहने ताकि अपनी और अपने परिवार, अपने समाज की सुरक्षा करें। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के उद्देश्य से जहां एक और बालाघाट जिला प्रशासन के द्वारा सड़कों पर कार्यवाही को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कार्यवाही की गाज नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी पड़ रही है। सोमवार को नगर के सर्किट हाउस रोड में संचालित सुमित बाजार में भी प्रशासन के द्वारा पहुंचकर जुर्माने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही को लेकर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। शासन के निर्देश पर आज पूरे शहर में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए शहर में बिना मास्क पहनकर घूमने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों और ऐसे लोग जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, जिसमें आज 49 लोगों को 2-2 घंटे के लिए अस्थायी जेल भेजा गया था। इस दौरान शिकायत मिल रही थी कि नगर के सर्किट हाउस रोड में संचालित सुमित बाजार में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों के निर्देशन में यहां पहुंचकर मामले की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि दुकान का स्टाफ नियमों का पालन तो कर रहा है, लेकिन प्रतिष्ठान के द्वारा ग्राहकों से नियमों का पालन नहीं करवाया जा रहा है। इसलिए प्रथम दिवस चेतावनी देते हुए 10,000 का जुर्माना वसूला गया है। अगर फिर भी प्रतिष्ठान के द्वारा नियमों की अवहेलना की जाती है तो दुकान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। जान रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और शासन के जो निर्देश है उसके अनुरूप आज पूरे शहर में बिना मास्क के घूमने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों और ऐसे लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हमने आज 49 लोगों को 2-2 घंटे के निरोध किया था और आज विशेष रूप से जो हमको शिकायतें मिल रही थी कि सुमित बाजार जो यहाँ पर खुला हुआ है वहाँ पर लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी करते हुए पाए जा रहे हैं और दुकानदारों भी पालन नहीं किया जा रहा है। तो आज पूरी प्रशासन की टीम, जिसमें हमारी एसडीएम मैडम, सीएसपी सर, पूरा पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, आज हमने यहाँ पहुँचकर जांच की और जांच में यह पाया कि जो स्टाफ है वो तो पालन कर रहा है किंतु ग्राहकों से इनके द्वारा पालन नहीं कराया जा रहा है। इसलिए प्रथम दिवस इनको चेतावनी देते हुए पहले दिवस इनको 10,000 रुपये का भी जुर्माना इनके ऊपर आरोपित किया गया है और आगामी आने वाले दिनों में अगर इनके द्वारा गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है तो इनके दुकान को भी बंद करने की कार्रवाई हम करेंगे और भी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी आयुषी जैन, सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव, तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित नगर पालिका का राजस्व अमला भी मौजूद रहा। वारासिवनी जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झालीवाड़ा में सोमवार की सुबह एक अनजान व्यक्ति का शव जलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि झालीवाड़ा सरपंच अपने किसी काम से जा रहे थे, तभी उन्हें झालीवाड़ा चनई नदी के शमशान घाट में एक अनजान व्यक्ति का शव जलते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद सरपंच ने इसकी जानकारी गाँव वालों को दी, जिसके बाद घटनास्थल पर देखने के लिए गाँव वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। बताया जा रहा है कि जिस किसी ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसने पैरा, मिट्टी का तेल और कंडे से शव को जलाया है, जिसके बाद गांव वालों ने इसकी सूचना डायल 100 और रामपायली पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची रामपायली पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और आसपास गांव वालों ने किसी की मौत होने की खबर के बारे में पूछताछ की, लेकिन पुलिस को आसपास के गाँव में किसी भी प्रकार की घटना के बारे में जानकारी नहीं मिली। इसके बाद रामपायली पुलिस ने इसकी जानकारी वारासिवनी एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव और बालाघाट की एफएसएल की टीम को दी, जिसके बाद बालाघाट से मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया।
ग्राम रक्षक राजेंद्र मेश्राम ने बताया कि सुबह मुझे कहानी करने वालों के माध्यम से पता चला कि लगभग रात 3 बजे कोई अज्ञात ट्रैक्टर वालों ने किसी शव को लाकर जलाया है। जब मैंने गांव वालों से इस विषय में चर्चा की तो गांव में किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी को मारकर यहां शव को जला दिया है। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। यहाँ पे रात में लाए बोलते जी 3 बजे करीब, यानी कहानी करने वाले जो बता रहे कि यहाँ से एक ट्रैक्टर आया था और आधे घंटे बाद चले गए यहाँ से। देखकर क्या लगता है आपको? देखकर ये लगता है कि यहाँ अपने गांव में कोई ख़त्म नहीं हुआ है और ना आजू बाजू कोई मिर्ची टोला भी है, वहाँ पे भी कोई ख़त्म नहीं हुआ, माऊ टोला में भी कोई ख़त्म नहीं हुआ। फिर हमारे को सरपंच से फ़ोन आया कि वहाँ जाके देखो अज्ञात लाश जल रही है, तो फिर मैंने रामपाली थाना फ़ोन लगाया। आरोपी ने घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया होगा? आरोपी ने घटना को अब ये तो मालूम नहीं सर, पर अब ऐसा है रात के 3 बजे आए और जलाए और भग गए बोलते। आसपास के गांव में पतासाजी करे क्या? हाँ, आसपास के गांव में जानकारी हुई। कोई मारा है ऐसा? नहीं, मैदोली में भी कोई नहीं मारा है, कवलीवाड़ा में भी कोई नहीं, मेहंदीवाड़ा में भी नहीं। झालीवाड़ा उप सरपंच राजेश पटले ने बताया कि पहले किसी के द्वारा बाहर अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर घटना को अंजाम दिया, फिर लगभग 3 बजे ट्रैक्टर से लाकर झालीवाड़ा मोक्षधाम में लाकर शव को आनन फानन में जलाया गया है। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल बन गया है। आज रात्रि यानी बाहर की बॉडी को जलाया गया हमारे गाँव में। किस कैसे पता चला आपको? पता इसलिए चला गाँव में ऐसा कोई मरा नहीं है हमारे यहाँ, और जब घूमने लोग आए थे भीड़ हो गई, सरपंच ने फ़ोन किए मुझे कि तो आप जाके देखिए क्या है, तो इस से मैं आकर देखा तो बॉडी जल रही थी। किसके द्वारा जानकारी लगी आपको? सरपंच पति सुखचंद वड़कर के द्वारा। देखकर क्या लगता है? ये देख के लगता है कि बाहर से लाके जलाया गया है। किसी को मारकर जला गया है या फिर मौत होने के बाद? कुछ नहीं कह सकता, ये भी नहीं। इधर घटना की जानकारी लगने के बाद एडिशनल एसपी गौतम सोलंकी ने झालीवाड़ा मोक्षधाम पहुंचकर बारीकी से घटनास्थल का मुआयना किया और बालाघाट से पहुंची एफएसएल की टीम ने घटना की जानकारी लेकर शव के कुछ अंश को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इस दौरान एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, तहसीलदार राजेंद्र टेकाम सहित रामपायली पुलिस मौजूद रही। उन्होंने बताया कि झालीवाड़ा मोक्षधाम में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा शव को जलाया गया है। आसपास के गाँव में पता किया जा रहा है, हो सकता है जिस शव को जलाया गया है। फिलहाल एफएसएल की टीम द्वारा शव के कुछ अंश को जांच के लिए भेजा गया है। जो भी तथ्य हैं जल्द सामने आएंगे। मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई है। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। ये थाना रामपायली के ग्राम झालीवाड़ा की घटना है। यहाँ पर मोक्षधाम में एक रात में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डेड बॉडी जलाने की बात सामने आई है, जिस पर से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहाँ पर कायम कर उसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन किया है। हमारी एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची थी और इसकी शनाख्ती की कार्रवाई आगे की जाएगी। कैसे वहाँ पर शव लाके जलाया, कैसे वहाँ पर बॉडी लाके जलाई गई है, इस संबंध में पूरी जांच की जा रही है। होने के बाद भी जानकारी छुपा रहे हैं या इस तरह की जो है सामने आ रही है बात, तो ये क्या ये एक एंगल हो सकता है इस मामले का? बिल्कुल हो सकता है, संभव, ये भी संभव है। हम तो हर एंगल से इसमें जांच कर रहे हैं। घटना भी हो सकती है, चूँकि मर्ग संदेहास्पद है, तो इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सोमवार को जिले भर में आंवला नवमी या अक्षय नवमी का पर्व आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। इस पर्व को मनाने वाले लोग भगवान विष्णु के प्रतीक आंवले की पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। अक्षय नवमी की पूजा आंवले के पेड़ से जुड़ी होने के कारण इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। उत्तर भारत के कई इलाकों में आज के दिन लोग सबसे अच्छा और अपना पसंदीदा पकवान बनाकर आंवले के पेड़ के नीचे जाते हैं और पूजा के बाद सपरिवार आंवले के नीचे प्रसाद ग्रहण करते हैं। आंवले में बहुत सी बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। यहाँ तक कहा जाता है कि आंवले को अमृतत्व प्राप्त है। कहा जाता है कि आंवले के नीचे भोजन करने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है और शरीर स्वस्थ रहता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं, उन पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये भी माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, लेकिन अक्षय नवमी के दिन इसमें सभी देवी देवता विराजते हैं। यानी अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पूजन से सभी देवी देवताओं की पूजा के बराबर पुण्य प्राप्त होता है।
आंवला नवमी के पूजन का बड़ा महत्व है। महिलाएं पुत्र रत्न और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखती हैं। इसके अलावा ये पर्व महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, इसमें पूरे परिवार और समाज के लोग भी सामूहिक पूजा में हिस्सा लेते हैं। सामान्यतः ये पूजा किसी जंगल में या बाग बगीचे में लगे आंवले के पेड़ की छाया में होती है। कहा जाता है कि आंवला नवमी के व्रत को करने से ही व्रत पूजन, तर्पण आदि का फल भी लोगों को मिलता है। इस दिन गोमाता, वस्त्राभूषण और भूमि दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी खत्म हो जाते हैं। सोमवार को आंवला नवमी के अवसर पर नगर के वैनगंगा तट पर शंकर घाट में बड़ी संख्या में नगरवासियों की उपस्थिति देखी गई, जिन्होंने आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की। वहीं पूजन अर्चन के बाद महिलाओं ने परिवार के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे ही भोजन भी किया। आंवला नवमी के अवसर पर रमाचीले ने बताया कि संतान और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए आज सभी महिलाओं द्वारा आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूजन के द्वारा आज विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और आंवले वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की जाती है। इसके बाद सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है। सुबह नित्य उठे, अपने नित्य क्रिया से फुर्सत हुए, स्नान ध्यान किए, भगवान की पूजा किए। और विष्णु भगवान की पूजा, कार्तिक का महीना है तो विष्णु भगवान की पूजा होती है विशेष रूप में। सभी की तो करते हैं लेकिन उनकी विशेष रूप में होती है। उसके बाद पूरी तैयारी करते हैं। भोजन में तो मीठे पकवान बनाते, मीठे भजिए हैं, मीठी बर्फ़ी है, गुलाब जामुन है, पूड़ी है, सब्जी है, पुलाव है और फेरी लगाते हैं 108 इनकी मान्यता के लिए। तो पूरा श्रृंगार का चढ़ाते हैं, चूड़ी, बिंदी, टिकली, हल्दी। आपको बता दें कि आंवला नवमी के अवसर पर सोमवार को नगर के शंकर घाट में मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। बच्चों सहित परिजनों ने यहां पूजन अर्चन कर परिवार के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया। शहरी क्षेत्र से गुजरने के दौरान बड़े वाहन अधिक रफ्तार से न भाग पाएं, इसलिए यातायात विभाग ने जुर्माने के प्रावधान के साथ ही रफ्तार की लिमिट तय कर चौक चौराहों पर बोर्ड लगाए हैं, जिससे कि वाहन की रफ्तार पर लगाम के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जाए। लेकिन यातायात विभाग की ये कोशिश नाकाफी दिखाई पड़ रही है। सरेखा चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की ओर से बड़ी संख्या में बड़े वाहन आवागमन करते हैं। इसी मार्ग पर उत्कृष्ट विद्यालय, MLB स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल, कन्या महाविद्यालय के साथ ही बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान और व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित होते हैं। वहीं बड़े वाहन शहर के बाहर से ही गुजर सकें, इसके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, जिसके चलते ही बड़े वाहनों की तेज रफ्तार सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। कोरोना महामारी के बीच अनलॉक की प्रक्रिया के तहत बसों का संचालन भी शुरू हो चुका है, जिससे यातायात भी प्रभावित होने लगा है। बसों के चालक परिचालक सड़क पर तेज रफ्तार के साथ ही बेतरतीब तरीके से कहीं पर भी बसें खड़ी कर सवारियों को बैठाने और उतारने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते भी यातायात प्रभावित होने के साथ ही सड़क दुर्घटना का अंदेशा बढ़ गया है। वहीं बड़े वाहनों के चालक चौक चौराहों में लगे तय सीमा के बोर्ड को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे ये समस्या और भी गंभीर हो रही है। यातायात थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि चौक चौराहों में शहर के अंदर वाहन चलाने के दौरान तय सीमा 20 किलोमीटर के बोर्ड लगाए गए हैं और नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं चौक चौराहों में पॉइंट लगाए गए हैं और यातायात कर्मियों को तैनात किया गया है, जो कि अधिक रफ्तार से चलने वाले वाहनों को रोककर उन्हें समझाइश देने के साथ ही कार्यवाही भी कर रहे हैं। बावजूद इसके वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाकर उन्हें समझाइश देने का काम किया जाएगा। वहीं बसों के सही तरीके से संचालन के लिए बैठक का आयोजन कर समझाइश देने के साथ ही बसें निश्चित स्थान पर ही रुकें, इसके लिए भी प्लान बनाया जाएगा। नहीं, क्या है, बोर्ड लगा दिए हैं। बोर्ड के साथ हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं। जो पॉइंट लगते हैं अपने ट्रैफिक के, इनको भी बार बार सेट के माध्यम से इनको पाबंद किया जाता है। यदि कोई वाहन तेज स्पीड में मिलता है तो उसको रुकवाएं या आगे जाके पॉइंट को सेट के माध्यम से सूचना दें कि उक्त वाहन तेज गति में निकल रहा है, उसको रुकवाएं। तो फिर भी अगर ऐसा है तो हम लोग विशेष रूप से इस संबंध में एक अभियान चलाएंगे तेज स्पीड वालों के खिलाफ, तो उनके खिलाफ पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी। सर, देखने में ये भी जाना है कि अभी बसों का भी आवागमन शुरू हो गया है, लेकिन बस वाले ना तो कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं और ना ही निर्धारित स्थानों पर वाहन रोक रहे हैं। वो कहीं भी वाहन अपने खड़े कर देते हैं। इस संबंध में एक मीटिंग इनकी बस ऑपरेटर एसोसिएशन की हम लोग बुलाएंगे और जो पॉइंट है ये पॉइंट उनकी मीटिंग में रख के उनको इसके लिए पाबंद करेंगे कि जो निर्धारित स्थान है केवल वहीं गाड़ी रोकें, अन्यथा ट्रैफिक जाम की स्थिति भी रहती है इस कारण से। तो ये मीटिंग में हम लोग ये बात रखेंगे। बालाघाट में सर कहाँ
किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाने व उसे बिचौलियों से बचाने के लिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष 16 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य बालाघाट जिले में शुरू कर दिया गया है। किसानों से उनकी उपज खरीदने के लिए 172 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन इन खरीदी केंद्रों पर किसान अपनी उपज को लेकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य शुरू होने के 8 दिन बाद भी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। जहां कई खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो वहीं कई खरीदी केंद्र किसानों को मैसेज भेजने के बाद भी उनका इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान समय में महज 2 ही खरीदी केंद्रों में 3 किसानों ने 23 क्विंटल 20 किलो उपज बेचने का कार्य शुरू किया है। वहीं 170 खरीदी केंद्रों में अब तक खाता भी नहीं खुल पाया है। विगत दिनों करीब 3 दिन तक अचानक मौसम में बदलाव हुआ और हल्की बारिश के साथ ही बादल भी छाए रहे। वहीं कुछ किसान अब भी कटाई का कार्य कर रहे हैं, तो कई किसानों ने गहानी का कार्य शुरू तक नहीं किया है। ऐसी स्थिति में मौसम में बदलाव के चलते किसान फसल को घर तक सुरक्षित ले जाने में जुट गए हैं। इसी के चलते किसान खरीदी केंद्रों में पहुंच नहीं पा रहे हैं। वहीं इस वर्ष मापदंड को लेकर भी काफी हल्ला मचा हुआ है, जिसके चलते किसान भी अपनी उपज को लेकर पूर्ण रूप से सुखाने के बाद भी केंद्र तक लाने की जद्दोजहद कर रहा है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए FAQ मापदंड का पालन किया जा रहा है, जिसके अनुसार बिक्री के लिए लाई गई धान में 17% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ 1%, अकार्बनिक पदार्थ 1%, क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने दाने 5%, अपरिपक्व सिकुड़े, कुमलाए दाने 3%, निम्न श्रेणी का मिश्रित धान 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। किसानों को इस मापदंड के अनुसार ही धान बिक्री के लिए लाने दी जा रही है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रभारी विपणन अधिकारी P जोशी ने बताया कि जिले में 172 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आज प्रातः तक 2 खरीदी केंद्रों में 3 किसानों से 23 क्विंटल 20 किलो धान खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि संभवतः किसानों का गहानी कार्य प्रारंभ है, जिसको लेकर किसान खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सभी खरीदी केंद्रों में बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था है। आज मतलब सुबह तक हमारे पास जो रिपोर्टिंग है उसमें 2 खरीदी केंद्रों पर 3 किसानों से 23 क्विंटल 20 किलो धान खरीदा गया है। सर, क्या कारण है कि अभी खरीदी केंद्रों में कम आवक आ रही है? संभवतः किसानों का जो धान गहानी का जो कार्य है शायद वो चल रहा है, जिसके कारण वह अभी माल नहीं ला पा रहे हैं खरीदी केंद्रों पर। लेकिन हमारी व्यवस्था सभी 172 केंद्रों में पूर्ण रूप से है। प्रति समिति जो है उपार्जन समिति से जो है वो SMS भी किसानों को जा रहे हैं और हमारी व्यवस्था पूरी है। जैसे जैसे वे धान लेके आएंगे। सर, बारदानों की क्या व्यवस्था खरीदी? बारदाने अभी जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें सभी केंद्रों पे बारदाने पर्याप्त संख्या पे है। कहीं भी ऐसा केंद्र नहीं है कि जहाँ बारदाने नहीं है। सर, हर बार देखने में आता है कि पुराने बारदानों में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बावजूद इसके इस बार भी पुराने ही बारदानों से खरीदी करवाई जा रही है अभी वर्तमान समय। एक्चुअली में जो समितियाँ होती हैं वो एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं। एजेंसी हमारी जो है वो मार्केटिंग फेडरेशन है, तो सारी व्यवस्थाएं उनकी तरफ से होती हैं। बारदाने की व्यवस्था भी जो है मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा की जाती है। और इस बार जो है वो जूट बैग जो कारखाने वहाँ नए बारदाने बने नहीं हैं, तो इस बार तो सारी खरीदी जो है पुराने बारदानों में ही करवाई जाएगी। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। आइए अपने किचन को आकर्षक एवं सुंदर बनाएं गृह शोभा स्टील पैलेस के साथ, क्योंकि घर बनता है किचन से। स्टील, एल्युमिनियम, कांसे, तांबे के बर्तन एवं भगवानों की मूर्तियां मिलने का एकमात्र स्थान हॉकिंस प्रेशर कुकर पर विशेष छूट। पुराना गैस चूल्हा, मिक्सी, कुकर लाइए, नया ले जाइए। गृह शोभा स्टील पैलेस, हनुमान चौक, बालाघाट। PG महाविद्यालय में एडमिशन से वंचित छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय में सीटें बढ़ाए जाने की मांग को लेकर महाविद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों का कहना था कि जब वारासिवनी जैसे महाविद्यालय में 150 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, तो बालाघाट के PG महाविद्यालय में 20 सीटें और बढ़ाने में शासन को क्या समस्या हो सकती है। बता दें कि नगर के PG महाविद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया का 23 नवंबर को अंतिम दिन था। इस दौरान विभिन्न संकायों के लिए एडमिशन लिस्ट भी महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा जारी कर दी गई, जबकि उसमें कम % वाले छात्र छात्राएं एडमिशन से वंचित हो गए। इस दौरान कुछ छात्रों ने महाविद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि महाविद्यालय में पूर्व में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पहले प्राथमिकता दी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उन्होंने बताया कि जिले का अग्रणी महाविद्यालय होने के बावजूद भी यहां मात्र 130 सीटें ही बढ़ाई गई, जबकि वारासिंदी जैसे महाविद्यालय में 150 सीटें बढ़ा दी गई। अगर 20 सीटें और पीजी महाविद्यालय में बढ़ाई जाती तो अधिकांश लोगों को एडमिशन से वंचित नहीं होना पड़ता। वहीं पीजी महाविद्यालय में ST/SC वर्ग का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। महाविद्यालय प्रबंधन छात्रों की समस्या को सुन नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि एडमिशन जैसे महत्वपूर्ण समय में महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा है, जो कि छात्रों को उचित जवाब भी नहीं दे रहे हैं। अगर सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं तो छात्रों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। होने की वजह यह है कि यहाँ लोकल जो बालाघाट महाविद्यालय के जो बच्चे हैं वो एडमिशन से वंचित हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वारासिंदी कॉलेज, क्योंकि बालाघाट जिले का महाविद्यालय होने के बाद यहाँ पर केवल 130 सीटें बढ़ी है और वारासिंदी महाविद्यालय में 150 सीटें बढ़ गई है। तो तीसरी बात यह है कि जो ST/SC OBC आरक्षण था बच्चों को इन्हें समाप्त कर दिया है। अभी जो हमारे नए प्रिंसिपल महोदय बैठे हैं उन्होंने सब HOD और प्रोफेसर के ऊपर प्रभार डाल दिए, छात्रों की समस्या सुन नहीं रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सर यहाँ भी 20% सीट बढ़ाई जाए और जितने भी हमारे लोकल यहाँ के जो विद्यालय के बच्चे वंचित हो रहे हैं उन लोगों को एडमिशन मिले, क्योंकि अगर वारासिंदी जैसे कॉलेजों में अगर सीट बढ़ सकती है, 150 सीट हो सकती है, तो ये महाविद्यालय जिले का कार्यालय, मुख्यालय का कार्यालय, यहाँ क्यों नहीं बढ़ सकती। शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने 28 अगस्त को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ नहीं किए जाने से भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के चलते 23 नवंबर को चयनित शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 2011 के बाद सितंबर 2018 में सरकार द्वारा निकाली गई शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी सरकार द्वारा रोकी गई दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किए जाने से आक्रोशित हैं। इस दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना की आड़ लेकर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को रोका गया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षक भर्ती 2018 के अंतर्गत सत्यापन प्रक्रिया 1 से 3 जुलाई तक संपन्न कराई गई, लेकिन 4 जुलाई को कोरोना के चलते यातायात एवं परिवहन की समस्या का हवाला देकर प्रक्रिया स्थगित कर दी गई, जबकि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 100% थी। उन्होंने कहा कि जिससे पूरे प्रदेश सहित जिले के चयनित शिक्षक मानसिक रूप से स्वयं को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं और उन्हें निजी परिवहन के माध्यम से शामिल होने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो फिर चयनित शिक्षकों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि अब तो प्रदेश में परिवहन की सुविधा भी प्रारंभ हो गई है, साथ ही अन्य कार्य भी हो रहे हैं जिसमें बाजार सहित सभाएं भी हो रही हैं, इसलिए हमारी भी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है तो प्रदेश में 9 दिसंबर से समस्त अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमने कलेक्टर महोदय के नाम हमने आज ज्ञापन सौंपे मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर जी को, और हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। 2 साल से हमें इस भर्ती पर लटका के रख दिया गया है। 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक के इन्होंने सत्यापन प्रक्रिया करवाया, उसके बाद लोक परिवहन का बहाना बनाकर रोक दिया गया। आज सभी जगह पर लोक परिवहन चालू है, राजकीय परिवहन चालू है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है, लेकिन सरकार हमें केवल एक झूठे आश्वासन दे रही है। पोर्टल में लिख देना चाहिए, अगर लोक परिवहन के बहाना नहीं है, कुछ और कारण है, तो वहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि भाई इस कारण से हम भर्ती रोके हैं, लेकिन वहाँ पोर्टल पे केवल लोक परिवहन दिया हुआ है। आज हमारे साथ 30,594 जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री महोदय जी से चाहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत प्रारंभ करें। अगर तुरंत प्रारंभ नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश में 9 दिसंबर से पूर्व एक विशाल और उग्र आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आपसे हमारे पूरे 30,594 शिक्षक चयनित शिक्षकों की ओर से हम मांग करते हैं कि यह प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाए। आप हर जगह हर चीज आज खुला है, मार्केट खुला है, हर चीज खुला है, लेकिन सिर्फ शिक्षक ये क्या हो रहा है भाई? आप शिक्षा के आधार पर देश का भविष्य बनाना चाहते हैं और शिक्षा के मंदिर को ही आपने बंद करके रखे, बाकी बाजार चालू है, आपका चुनाव हो रहा है तब कोरोना नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और आज शिक्षा के नाम पर कोरोना हो रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसे आप मध्य प्रदेश कर रहे हैं? क्या अजम मध्य प्रदेश गजब मध्य प्रदेश यही आपका नारा है क्या? हमारे हर एक वर्ग को आपने खुश किया, सिर्फ शिक्षक वर्ग के साथ आखिर आपकी क्या दुश्मनी है? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप तत्काल इस पर कार्रवाई करें और 30,594 चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको आप सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ करके नियुक्ति देकर उनके अंदर जो आग है, उनके अंदर जो गुस्सा है, उसको आप शांत करें।
ज्ञापन सौंपते समय विद्या बिसेन, आशीष गढ़पाल, आरिफ खान, नवीन मंडाले, आशीष बारमाटे, ज्योति रूपाली गोस्वामी सहित अन्य अभ्यर्थी मौजूद रहे। 9 माह से बंद जिले के कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने कोचिंग एसोसिएशन के माध्यम से अपनी कोचिंग संस्थानों को पुनः खोलने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य से गुहार लगाई। इस दौरान कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए कोचिंग एसोसिएशन के मनीष रांगडाले ने बताया कि कोविड-19 के चलते सभी कोचिंग संस्थानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से कोचिंग संस्थान किराए के कमरों में संचालित हो रहे हैं। कोचिंग बंद होने के चलते ना तो संस्थान के संचालक को किराए की राशि दे पा रहे हैं और ना ही विद्युत बिलों का भुगतान कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थानों के अलावा अन्य सभी संस्थाओं को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारा जो 9 महीने से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें या फिर हमें संस्थान खोलने की अनुमति प्रदान करें। इस दौरान उन्होंने उकवा में प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट उत्थान का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 300 से 250 बच्चों को बैठाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन को कोविड की समस्या नहीं दिख रही है। उन्होंने बताया कि हम इसके अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं कर सकते, इसलिए या तो हमें अनुमति दें या फिर रोजगार दिया जाए। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले 9 महीने से हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है और इसके अलावा सभी जो जिम हैं और अन्य जो संस्थान हैं, अन्य ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सभी चालू हैं। हमारी प्रशासन और शासन से यही मांग है कि हमारी जो आर्थिक रूप से 9 महीने से जो हमारा नुकसान हुआ है उस नुकसान को ध्यान में रखते हुए या उसकी भरपाई करें या हमें कोचिंग खोलने की अनुमति प्रदान करें। पिछले कुछ दिवसों से प्रशासन के द्वारा प्रोजेक्ट उत्थान के अंतर्गत उकवा में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें फ्री कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। वहाँ 250 से 300 बच्चा बैठा हुआ है जिसमें किसी भी प्रकार की कोविड को लेकर समस्याएं नहीं आ रही है। हमने प्रयास पिछले दिनांक 28/10 को भी किया था, परंतु उसका हमें कोई अभी तक परिणाम नहीं मिला है प्रशासन की ओर से। हमारी यही मांग है कि हमारे आर्थिक हितों को ध्यान रखिए। हम या तो हमें कहीं और रोजगार उपलब्ध करवा दीजिए, क्योंकि हमें शिक्षा के अलावा कोई और रोजगार तो हम कर नहीं सकते हैं। स्कूलें, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं उनसे जुड़े हुए जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनके पास कोई दूसरे साधन नहीं है अपने आर्थिक साधनों को पूर्ति करने के लिए। तो हमारी यही मांग है, या तो हमें कहीं और रोजगार उपलब्ध करवा दीजिए या जो आपके प्रोजेक्ट उत्थान जैसा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, कोचिंग संस्थान चल रहा है, वैसे ही हमें कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए, हम उन्हीं गाइडलाइन को पालन करते हुए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने की अनुमति। जिले में बीते 2 दिनों से शीतलहर का असर देखा जा रहा है। शाम होते ही नगर मुख्यालय में ठंड के चलते अब आम नागरिक गर्म कपड़ों को पहनकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति नगरवासियों के लिए नगरपालिका के द्वारा इस वर्ष भी नगर के प्रत्येक चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था मुहैया करवाई जा रही है। उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी का सीधा असर प्रदेश के मानसून पर पड़ रहा है और पिछले 2 दिनों से जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में कपा देने वाली ठंड महसूस की जा रही है। शुक्रवार को जिले में हुई हल्की बारिश के बाद शनिवार को मौसम खुलते ही ठंड बढ़ गई है, जिससे निजात पाने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। आम लोगों को इस ठंड से छुटकारा दिलाने के लिए नगरपालिका द्वारा नगर के विभिन्न चौक चौराहों और मार्गों में अलाव जलाने का इंतजाम किया गया है। नगरपालिका कर्मचारी मयूर वाहने ने बताया कि नगरपालिका द्वारा अलाव जलाने के लिए नगर में विभिन्न स्थानों पर लकड़ियों की व्यवस्था की गई है। ठंड के शुरुआती दौर को देखते हुए सोमवार को नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा शहर के सार्वजनिक चौकों पर अलाव की व्यवस्था के लिए बस स्टैंड, शासकीय चिकित्सालय, महावीर चौक, सुभाष चौक, हनुमान चौक, दुर्गा मंदिर, रेलवे स्टेशन परिसर में लकड़ियों का वितरण किया गया, जहां नगरपालिका द्वारा आम राहगीरों को इस ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाया जाएगा। वहीं नगरपालिका द्वारा आगामी समय में भी लोगों को ठंड से बचाने के लिए नगर के विभिन्न जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी। जैसा भी आप देख रहे हो कि नगर में थोड़ा सा रात के टाइम ठंड बढ़ गई है और नगरपालिका हर साल प्रतिवर्षानुसार अलाव की व्यवस्था करते सार्वजनिक स्थलों पे। तो आज हमने 8 जगहों में लकड़ियां डलवाए हैं। और कितनी जगह डलवानी लकड़ी? और अब जहाँ से डिमांड होंगी, जहाँ पर सार्वजनिक लोग रहते हैं, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, वहीं डलती है। तो आज हम लोगों ने बस स्टैंड में, दोनों बस स्टैंड में डलवा दिए हैं, दोनों हॉस्पिटल में, ट्रामा सेंटर वाले हॉस्पिटल में और पुराना हॉस्पिटल में, महावीर चौक में, हनुमान चौक में, रेलवे स्टेशन में, सुभाष चौक में, यहाँ भी डलवा दिए हैं।
और क्या क्या कार्य करेगी ठंडी, क्योंकि ठंड भयानक रूप से आ रही है अभी नगर पालिका द्वारा? हमारा तो सबसे अधिक अलावा का रहता है कि सार्वजनिक स्थलों पर अंगार की व्यवस्था रहे, लोग आग ताप सके। तो हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हम इसमें पूरी अलाव की तत्परता से हम लोग अपने लकड़ी की व्यवस्था करके उनको दें। प्रति माह बढ़कर आ रही बिजली बिलों को कम करने, बिल जमा करने में रियायत दिए जाने और बढ़े हुए बिजली बिलों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को AIMIM पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे AIMIM पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद नवाब शेख ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा लॉकडाउन के कारण 2.5 महीने घरों में कैद रही जनता को बिजली बिल में राहत देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अधिकारी सरकार के आदेश को नजरअंदाज कर औसत के आधार पर बिल थमा रहे हैं। इससे आम जनता पर आर्थिक भार बढ़ गया है। बाजार खुलने के बाद अभी ग्राहकी बराबर शुरू भी नहीं हुई। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार से पहले ही अधिक राशि के बिल आने से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बढ़े हुए बिजली बिलों को वापस लेने, भुगतान में छूट दिए जाने और बढ़ाकर भेजे गए बिजली बिलों को माफ किए जाने की मांग की। वहीं मांग पूरी न होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने और शासन प्रशासन का पुतला दहन करने की चेतावनी। जो लाइट के बिल जो अनाप शनाप आ रहे हैं, जिससे गरीब परेशान हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और जो बिजली विभाग जो मनमानी कर रहा है और इसमें शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इससे पहले भी हमने 5 से 6 बार तक के ज्ञापन दिए थे। उस समय हमने जो एक न्यूज़ में पढ़े थे कि बिजली बिल माफ़ हो गया, उसके बाद उपचुनाव होने के बाद से फिर से बिजली बिल आने लगे, और बिजली बिल भी ऐसे आ रहे हैं कि कोई भी गरीब और आज आम जनता उसे नहीं भर सकती, और वो नहीं भर सकती तो उसके लिए आज जो बिजली ठेके में चल रही है, जो ठेकेदार लोग हैं उनके कर्मचारी आके सीधे धमकियां देते हैं, दादागिरी करते हैं और बिजली काटते हैं। तो आप ये बताइए कि ऐसी स्थिति में आज ये कोरोना काल जो चल रहा है, इसमें पूरा आज आर्थिक स्थिति पूरी डगमगा चुकी है, कोई काम धंधे नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में किस हिसाब से गरीब बिजली बिल भरेगा और आम जनता बिजली बिल भरेगी? इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नकी शेख, शहबाज खान, अनवर खान, शानू, सलमान सहित अन्य मौजूद रहे। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में FCI गोदाम के सामने सोमवार 23 नवंबर को सुबह एक बाइक सवार को कार चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि मौका पाकर कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद थाना प्रभारी नीरज मेढ़ा को सूचना मिलने पर वो अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे, घायल की मदद की। इसके बाद 108 की सहायता से घायल को सिविल हॉस्पिटल लाया गया। वहीं डॉक्टर रविंद्र ताथोड़ द्वारा इलाज के बाद बाएं पैर में गंभीर चोटें आने के कारण उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घायल धूरन लाल निवासी सिकंदरा कॉलेज टोला, जो कि किसी काम से वारासिवनी की ओर आ रहा था, तभी FCI गोदाम के सामने मोड़ पर सामने से आ रही एक अज्ञात कार ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बताया जा रहा है कि उसी जगह में ये तीसरा हादसा है जो घटित हुआ है। कुछ माह पूर्व ही वार्ड नंबर 4 निवासी एक युवक की ट्रक के चपेट में आने से मौत हुई थी। नगर में सड़कों पर सामान फैलाकर रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ अब नगर पालिका प्रशासन सख्त हो गया है। सोमवार 23 नवंबर को CMO राधेश्याम चौधरी के नेतृत्व में पालिका अमले ने गोलीबार चौक से आंबेडकर चौक तक सड़क के दोनों ओर स्थित दुकानों में जाकर सड़क पर सामान फैलाने वाले दुकानदारों को फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। नगर पालिका अमले द्वारा गांधी चौक से सब्जी बाजार मुख्य सड़क पर भी दुकानदारों को अपनी दुकानों को निर्धारित सीमा में ही अपना सामान रखने की हिदायत दी है। नगर के मुख्य मार्ग में शुमार नेहरू चौक से गोलीबारी चौक के बीच सड़क के दोनों ओर स्थित दुकानों में सामान सड़क तक फैला होने की वजह से यहां हमेशा यातायात बाधित रहता है। वहीं आवागमन की दृष्टि से पर्याप्त चौड़ा ये मार्ग दिन प्रतिदिन सिमटता भी जा रहा है, जिससे पैदल बाजार आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ हमेशा दुर्घटना होने का भी अंदेशा बना रहता है। गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व ही यहाँ पालिका द्वारा लाखों रुपये खर्च कर पैदल चलने वाले लोगों के लिए सड़क किनारे पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं,
लेकिन दुर्भाग्य है कि कई दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान के निर्धारित सीमा से अधिक सामान फैलाकर अतिक्रमण किए जाने से वाहनों के साथ साथ पैदल गुजरना भी मुहाल हो रहा है। नगर पालिका द्वारा नाम मात्र की कार्यवाही की गई, केवल दुकानदारों को समझाइश ही दी गई कि अपना सामान दुकान के अंदर रखें, मगर नगर पालिका द्वारा कोई भी सामान को जब्त नहीं किया गया। पूर्व पार्षद और भाजपा नेता सुनील पिपरेवार ने बताया कि नगर पालिका द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वो गलत है। फुटकर व्यापारी कम और बड़े व्यापारी ज्यादा अतिक्रमण करके बैठे हैं, मगर प्रशासन को बड़े रसूखदार दिखाई नहीं देते। केवल छोटे व्यापारियों पर प्रशासन कार्यवाही करके अपनी खाना पूर्ति कर लेता है। प्रशासन नाम मात्र की कार्यवाही कर रहा है। बिल्कुल आम जनता की आवाज़ है, आम नागरिक परेशान है, यहाँ पे चलना मुश्किल है। रोडों के ऊपर दुकान लगा करके पार्किंग की जगह को घेर के बैठे हैं दुकानदार। आम आदमी जो आता है बाजार के अंदर लेन देन करने, उसको कितनी चलने में मुश्किल हो रही है, तो पूरी जनता देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। यदि प्रशासन कर रहा है तो सख्ती से करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि वाराणसी में तो कार्रवाई तो कर रहा है, सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हो रही है। जैसे एसडीएम साहब ने पिछली बार किए थे, सख्ती से कार्रवाई हो तभी दुकानदार मानेंगे, अन्यथा नहीं मानते। मतलब आप मानते हैं कि जो पालिका प्रशासन की औपचारिक कार्रवाई के कारण ही अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है वाराणसी में? निश्चित रूप से नगर पालिका प्रशासन वाराणसी का सुस्त है, वरना ये नगर के किनारे, रोडों के किनारे इतना बड़ा अतिक्रमण नहीं फैलता आज तक के। नगर पालिका क्या एक दिन कार्रवाई करती है, दूसरे दिन वो यथावत हो जाता है, परमानेंट कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मामले में तहसीलदार राजेंद्र टेकाम ने बताया कि फुटकर व्यापारियों द्वारा रोड में दुकान लगाने वालों पर कार्यवाही की गई है। किसी व्यक्ति द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई थी, लेकिन जब उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहा गया तो उसके द्वारा बाहर होना बताया गया। आज के किनारे रोड में जब दुकानें लग रही थी, तो उससे क्या है कि रोड तो वैसे भी जो है संकीर्ण है, तो वहाँ रोड में दुकान लग रही थी, जिससे किसी भी प्रकार से दुर्घटना होने की संभावना प्रतीत हो रही थी, इसलिए उसको हटाया जाना था। पूर्व में भी हमने सूचना किया था उसको, इसके बाद नहीं हटाया जाए तो आज कार्रवाई करके हटाया हमको। सर शिकायत हुई थी ऐसा सुनने में आ रहा है? हाँ, किसी व्यक्ति ने शिकायत किया था, उन्होंने पीजी सेल में शिकायत किया हुआ था। तो पर वो व्यक्ति कौन व्यक्ति है वो सामने नहीं आता, फोन से बात होती है पर वो सामने नहीं आता कौन व्यक्ति है। उससे संपर्क भी किया गया पर वो कह रहा है कि मैं बाहर हूँ, तो वो भी था। और फिर वो क्या है कि दुकानें लग रही थी, इसलिए हमने पहले ही सोचा था उसको हटाने के लिए, तो हटाने की कार्रवाई की गई। सर अतिक्रमण रास्ता गया था हटाने, और इस दौरान लोगों की जो और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। मास्क नहीं पहनने वालों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही। 163 लोगों से 20,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। मास्क नहीं पहनने वालों को पकड़कर भेजा गया अस्थायी जेल। 50 लोगों को पकड़कर भेजा गया अस्थायी जेल। नगर के सर्किट हाउस में संचालित सुमित बाजार में प्रशासन ने की कार्यवाही। कोविड नियमों का पालन न होता देख की गई कार्यवाही। प्रथम चेतावनी के साथ काटा 10,000 का चालान। दोबारा नहीं दिखा नियमों का पालन तो दुकान करेंगी सील। मोक्षधाम में अज्ञात व्यक्ति का शव जलता देख गांव में सनसनी। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। कहानी करने वालों ने दी कोटवार को जानकारी। उप सरपंच ने कहा हत्या कर शव को जलाया गया। एडिशनल एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।